स्टेडियम में कुश्ती का मैच चल रहा है। दर्शकों के बीच डैनियल केल्नर भी बैठा है, जो वॉर्डेक्स नाम की एक इंटेलिजेंस कंपनी में साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है। उसके पास वेक्स के 2 एजेंट आते हैं और उससे अपना बैग नीचे रखने को कहते हैं। बदले में डैनियल पूछना चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जेन कहाँ है। एजेंट उसे तभी छोड़ने को तैयार होते हैं जब वह बैग उनके हवाले कर देगा। वे बैग छीन लेते हैं और डैनियल की चुराई हुई सीक्रेट फाइलों वाली ड्राइव्स को गिनना शुरू कर देते हैं। वॉर्डेक्स का सीईओ नोआ उसे बहुत निराशा से देखता है। नोआ डैनियल से पूछता है कि वह किसके लिए काम कर रहा है और उसके साथियों के नाम मांगता है। फिर वह बैग में हाथ डालकर एक प्रोटेक्टिव केस निकालता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके अंदर की डिवाइस गायब है। डैनियल अपनी जेब में हाथ डालकर डिवाइस निकालता है और उसे ऊपर उठा लेता है। नोआ तुरंत अपने एजेंटों को पीछे हटने का हुक्म देता है और चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने गोली चलाई तो डैनियल इसे एक्टिवेट कर सकता है, जिससे भारी तबाही मच सकती है। डैनियल फिर जेन को कार में बिठाता है, जबकि नोआ संजीदगी से कहता है कि अगर वह फाइलों की जानकारी सामने लाता है तो इससे दुनिया का कोई भला नहीं होगा। डैनियल बस जवाब देता है, प्लान यही है। नोआ फिर अपने खास आदमी बॉयड की तरफ देखता है और पूछता है कि डैनियल ने उन्हें कैसे हरा दिया, अभी भी ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर क्या चल रहा है। खासकर तब जब वह और डैनियल सिर्फ कुछ महीनों से डेट कर रहे हैं। जेन उससे पूछती है कि क्या हो रहा है। वह बताती है कि उन्होंने कहा कि उसने गद्दारी की है। डैनियल जवाब देता है कि यह गद्दारी नहीं है और वे कोई सरकार नहीं है और झूठ बोलना ही उनका काम है। जब जेन उसे घर ले चलने को कहती है तो डैनियल कहता है कि वे उसके अपार्टमेंट पर ही इंतज़ार कर रहे होंगे। डैनियल अपने बॉस ह्यूगो से कांटेक्ट करने से पहले डिवाइस को उसके केस में सेफ रख देता है और उसे बताता है कि उसने फाइलें हासिल कर ली हैं। ह्यूगो कहता है कि उसे उस पर कभी शक नहीं था। डैनियल कहता है कि वॉर्डेक्स ने उस तक पहुंचने के लिए जेन का किडनैप कर लिया था। फिर पूछता है कि उसे बैग कहाँ पहुंचाना है। ह्यूगो उसे इसे अभी अपने पास ही रखने को कहता है, लेकिन डैनियल परेशान होकर उसे याद दिलाता है कि वह कोई फील्ड एजेंट नहीं है। प्लान सिर्फ उसके लिए फाइलें चुराने और डिवाइस को फैसिलिटी से बाहर निकालने का था। ह्यूगो डैनियल से कहता है कि सेफ होते ही वह अपनी लोकेशन शेयर करे ताकि वह अपने आदमी सेंटियागो को उसे लेने भेज सके। कॉल ख़त्म करने के बाद डैनियल सोचता है कि वे रात में कहाँ सेफ रह सकते हैं। जेन उसे बताती है कि वह एक सही जगह जानती है। वॉर्डेक्स में बॉयड नोआ को बताता है कि डिफेंस डिपार्टमेंट चुराई गई फाइलों की अपडेट मांग रहा है। नोआ उसे बताने को कहता है कि यह सिर्फ एक छोटा सा सिक्योरिटी ब्रीच था और रिकवरी का काम जारी है। बॉयड फिर रिपोर्ट करता है कि 12 एजेंट आज काम पर नहीं आए हैं और उनकी डेस्क खाली कर दी गई हैं। नोआ समझ जाता है कि यह बहुत सोच समझकर चलाया गया ऑपरेशन है। वो कहता है कि अगर डैनियल ने अभी तक फाइलें लीक नहीं की हैं तो कोई और पीछे से डोर हिला रहा है। नोआ फिर बॉयड से ह्यूगो वेकफील्ड को कॉल करने को कहता है। कॉल करने के बाद बॉयड बताता है कि ह्यूगो भी काम पर नहीं आया और उसकी डेस्क भी खाली है। वह आगे बताता है कि दूसरा डिवाइस भी सेफ वॉल्ट से गायब है। नोआ तीसरे डिवाइस के बारे में पूछता है और बॉयड कंफर्म करता है कि वह अभी भी कोल्ड रूम में लॉक है। इसी बीच जेन डैनियल को सेंट क्लारा मॉनेस्ट्री ले जाती है, जहां सिस्टर मोरा उसका प्यार से स्वागत करती हैं। जैसे ही मोरा जेन के ज़ख्मों का इलाज करती हैं, दोनों पुरानी यादें ताज़ा करती हैं। इलाज के बाद मोरा डैनियल के पास आती हैं और साफ कहती हैं कि वह नहीं पूछेंगी कि वह कौन है, लेकिन जेन को अपनी परेशानियों से दूर रखे। डैनियल कहता है कि उसे लगता है कि जेन ने अपने बारे में जो भी बताया वह झूठ था। वह कहता है कि अपनी पहचान छिपाना उसके काम का हिस्सा है। फिर वह उससे पूछता है कि उसने उसे कभी क्यों नहीं बताया। जेन बताती है कि लोग बहुत जल्दी जज करने लगते हैं। फिर वह डैनियल से पूछती है कि उसने असल में क्या चुराया है। डैनियल जवाब देता है कि उसने वही डेटा चुराया है जिसकी हिफाजत के लिए उसे पैसे मिलते थे, क्योंकि लोगों को सच जानने का हक है। उत्सुक होकर डैनियल पूछता है कि वह नन क्यों नहीं रही। जेन कहती है कि उसका विश्वास डगमगा गया था। फिर वह पूछती है कि वह वॉर्डेक्स के लिए कब से काम कर रहा है। डैनियल बताता है कि उसे 8 साल पहले रिक्रूट किया गया था, जब वह साइबर क्राइम के लिए 19 महीने जेल में काटकर बाहर आया था। डैनियल मानता है कि 3 महीने पहले तक वह जो कुछ भी जानता है उसका आधा भी नहीं जानता था। वह कहता है कि वॉर्डेक्स ने जो सच खोजा है वह उनका नहीं है। जैसे हवा या पानी किसी अकेले का नहीं होता, यह दुनिया के सभी 8 अरब लोगों का है। फिर कहानी मार्गरेट की तरफ मुड़ती है, जो कि CXE के लिए वेदर रिपोर्टर है। उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन लैपटॉप पर उसकी वेदर रिपोर्ट देख रहा होता है। जैक्सन उसकी तारीफ करता है, लेकिन मजाक में बताता है कि उसकी भविष्यवाणी गलत निकली क्योंकि उसने ओले गिरने की बात कही थी, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल साफ है। मार्गरेट फिर पूछती है कि क्या उसने वीकेंड न्यूज़ एंकर के रोल के लिए उसका ऑडिशन टेप देखा। जैक्सन मानता है कि उसने अभी पूरा नहीं देखा।
वह वीडियो चलाता है और आधा देखकर ही रोक देता है और कहता है अच्छा था। मार्गरेट सोच में पड़कर कहती है कि उन्हें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। परेशान होकर जैक्सन फिर पूछता है। वह बताती है कि वह एक बड़े शहर और बड़े मीडिया मार्केट में जाना चाहती है। जैक्सन उसे याद दिलाता है कि वे पहले ही डलास से कैंसस आए हैं, लेकिन मार्गरेट मानती है कि उसे डलास में कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ। जैक्सन उसे शांति से समझाता है कि उसने कैंसस में अपना म्यूजिक करियर सेट किया है और हर प्रॉब्लम का हल नया शहर नहीं होता। तभी एक रेड बर्ड खिड़की से अंदर उड़कर आती है। जैक्सन पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन अचानक वह फर्राटेदार रशियन भाषा बोलने लगती है। पूरी तरह हैरान होकर जैक्सन पूछता है कि उसे रशियन कैसे आती है। मार्गरेट वापस इंग्लिश पर आती है और जोर देकर कहती है कि उसने रशियन नहीं बोली। फिर वह कहती है कि उसे काम के लिए देर हो रही है और जल्दी से निकल जाती है। मार्गरेट ड्राइव करते हुए गाने के साथ गा रही होती है। तभी एक पुलिस वाला उसे ओवर स्पीडिंग के लिए रोकता है। उसकी तरफ देखते हुए मार्गरेट आराम से कहती है कि उसका दिन खराब चल रहा है। वह उसे बताती है कि उसकी वाइफ का उस पर गुस्सा करने का इरादा नहीं था, वह बस बच्चे की देखभाल की वजह से सो नहीं पाई है। फिर वह उसे उसकी वाइफ के पसंदीदा रेड वेलवेट कपकेक्स ले जाने की सलाह देती है। मार्गरेट उसे दिलासा देती है कि उसे बाप बनने का कोई अफसोस नहीं है और वह अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस वाला हैरान रह जाता है और मार्गरेट गाड़ी चलाकर निकल जाती है। न्यूज़ स्टेशन पर रिपोर्टर्स बढ़ते ग्लोबल क्राइसिस को कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि रूस और अमेरिका मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार बैठे हैं। आम लोग सेफ जगहों पर जाने लगे हैं। तभी मार्गरेट स्टेशन पहुंचती है, जहां उसका बॉस क्ले देर से आने पर उससे काफ़ी नाराज़ है। मार्गरेट माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसे पुलिस वाले ने रोक लिया था, और कहती है कि कुछ बहुत अजीब हुआ क्योंकि वह अचानक उस पुलिस वाले की पर्सनल लाइफ के बारे में सब जान गई थी। इससे पहले कि वह बात पूरी करती, क्ले उसे रोकता है और बताता है कि वह 90 सेकंड में ऑन एयर होने वाली है। फिर वह अपनी एक सहकर्मी को देखती है। मार्गरेट उससे कहती है कि उसे अपने पति का अत्याचार सहना बंद करके उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह और उसकी बेटी बहुत सह चुके हैं। उसे वेदर रिपोर्ट की डिटेल्स दी जाती हैं। जैसे ही कैमरा ऑन होता है, मार्गरेट सुन्न पड़ जाती है और अचानक बोलने के बजाय जीभ से आवाज़ें और अजीब सी फुसफुसाहट निकालने लगती है। क्ले तुरंत क्रू को कमर्शियल ब्रेक पर जाने को कहता है। मार्गरेट अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। मॉनेस्ट्री में डैनियल बाहर सैंटियागो की कार के हॉर्न की आवाज़ से जागता है। डैनियल जेन से कहता है कि वह उसके लिए वापस आएगा, लेकिन वह हैरान रह जाता है जब जेन भी कार तक उसके पीछे आती है। वह उसे अंदर जाने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। गाड़ी चलाते समय डैनियल ह्यूगो को फ़ोन करता है और पूछता है कि उसे बैग और कितनी देर अपने पास रखना होगा। ह्यूगो उससे बेफिक्र रहने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि वह सैंटियागो के साथ सेफ हाथों में है, जो उसे एक सेफ हाउस ले जा रहा है। वह डैनियल से सेफ हाउस पहुंचकर कॉल करने को कहता है। वॉर्डेक्स में डिफेंस जनरल डोब्स चुराए गए डेटा पर गुस्से में हैं और डैनियल को पकड़ने के लिए 12,000 FBI एजेंटों को लगाने का ऑफर देते हैं। नोआ यह आइडिया रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि इतने बड़े ऑपरेशन से सबका ध्यान इस तरफ आ जाएगा। तभी एक एजेंट नोआ को बताता है कि कैंसस की एक लोकल वेदर रिपोर्टर की वायरल क्लिप ऑनलाइन ट्रेंड कर रही है। नोआ उसका नाम पूछता है और एजेंट बताता है मार्गरेट फेयरचाइल्ड कैलिफोर्निया में पैदा हुई। फिर वह पूछता है कि क्या उसकी आवाज़ फाइलों के सैंपल से मैच करती है। एजेंट कंफर्म करता है कि हाँ, मैच करती है। एक हॉस्पिटल में मार्गरेट का MRI स्कैन होता है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बताती है कि सब नॉर्मल है। मार्गरेट पूछती है कि क्या वह श्योर है और कहती है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। डॉक्टर पूछती है कि क्या वह बहुत तनाव में रही है, लेकिन मार्गरेट नामे सिर हिलाती है। मार्गरेट बताती है कि जब उसके पिता की मौत हुई थी तब वह 47 साल के थे और वह खुद सिर्फ एक टीनेजर थी। बाहर देखते हुए वह पूछती है कि क्या बाहर खड़े लोग उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टर बताती है कि वे FBI एजेंट हैं जो बस उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। धीरे से मार्गरेट कहती है कि वे असली FBI एजेंट नहीं हैं। डॉक्टर फिर पूछती है कि क्या मार्गरेट को उस दर्दनाक हादसे के बाद कभी काउंसलिंग मिली थी जो 10 साल की उम्र में उसके साथ हुआ था। मार्गरेट जैक्सन की तरफ देखती है, ये सोचते हुए कि उसी ने डॉक्टर को बताया होगा। वह बताती है कि उसे बमुश्किल याद है कि क्या हुआ था, क्योंकि वह बहुत छोटी थी। डॉक्टर आगे पूछती है कि क्या उसे इस हादसे से जुड़े बुरे सपने आते हैं। मार्गरेट कहती है कि नहीं, लेकिन जैक्सन मानता है कि उसे अक्सर आते हैं। सपनों में तितलियां और जंगल का एक घर होता है और वह नींद में बच्चों के गाने भी गाती है। चिढ़कर मार्गरेट जैक्सन से पूछती है कि उसने डॉक्टर को यह सब क्यों बताया। वह कंधे उचका देता है।
एक पल बाद मार्गरेट अचानक कहती है कि वे डेविड केल्नर नाम के आदमी को मारना चाहते हैं। वह धीरे से जैक्सन से नाटक करने को कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। जैक्सन पूछता है कि वह क्या कर रही है, लेकिन वह जोर देती है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। इसी बीच डैनियल और जेन सेफ हाउस पहुंचते हैं। अंदर जाते ही डैनियल देखता है कि हिरणों का एक झुंड उसे घूर रहा है। जेन उसे पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। डैनियल बताता है कि वॉर्डेक्स का मतलब है वेव्ड रिपोर्टिंग, डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन। डैनियल एक और ड्राइव कनेक्ट करता है जिससे इनविवो 17 नाम के एक एलियन का फुटेज दिखता है जिसका बिना एनेस्थीसिया के दर्दनाक इलाज किया जा रहा है। दर्द में तड़पते एलियन को देखकर नोआ तकनीशियनों को संभल कर काम करने की हिदायत देता है और याद दिलाता है कि वे पहले ही एक एलियन खो चुके हैं। वह जेन को बताता है कि बाकी ड्राइव्स में 79 सालों का डेटा है। वह यह भी बताता है कि वॉर्डेक्स ने डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 1970 के दशक से बिना किसी सरकारी फंडिंग के एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है। वह समझाता है कि यह तकनीक बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन गलत हाथों में पड़ जाए तो तबाही मचा सकती है। डैनियल कहता है कि वह पूरी दुनिया के सामने इसका खुलासा करने वाला है, लेकिन जेन चेतावनी देती है कि लोग एलियंस को भगवान मानने लगेंगे और भगवान से उनका भरोसा उठ जाएगा। डैनियल कहता है कि उसने तो चर्च छोड़ दिया। जेन जवाब देती है कि उसने भगवान पर से भरोसा उठने की वजह से चर्च नहीं छोड़ा था, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि वह अब यकीन से नहीं कह सकती थी कि भगवान ही सब कुछ हैं। फिर भी वह कहती है कि दुनिया को जोड़े रखने के लिए भगवान ज़रूरी हैं। वह तर्क देती है कि वर्ल्ड वॉर का खतरा सिर पर है, ऐसे में सच सामने लाने से सिर्फ अफरा तफरी और डर फैलेगा। उसकी बात को अनदेखा करके डैनियल कहता है कि वह ह्यूगो से बात करने जा रहा है और बैग उठाकर निकल जाता है। वॉर्डेक्स में बॉयड कोल्ड स्टोरेज से डिवाइस निकालता है और नोआ को चेतावनी देता है कि सिर्फ ह्यूगो जानता है कि इसे कैसे चलाना है, क्योंकि वही अकेला इंसान है जिसने कभी किसी एलियन से डायरेक्ट कांटेक्ट किया था। नोआ बस उससे डिवाइस मांगता है। डिवाइस का इस्तेमाल करके नोआ डैनियल के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फेल हो जाता है और नोआ को भयानक दर्द होता है। परेशान होकर बॉयड पूछता है कि क्या हुआ। नोआ कहता है कि उसने सिर्फ 1 सेकंड के लिए डैनियल का चेहरा देखा और ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़ों की सारी हवा खींच ली गई हो। बॉयड कहता है कि डैनियल शायद एक एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी ऐसा इंसान जिसका एलियन से सीधा सामना हुआ हो, इसीलिए उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तुरंत दिमाग चलाते हुए बॉयड जेन के माइंड को कंट्रोल करने का फैसला करता है। मार्गरेट की तरफ वे हॉस्पिटल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वह ह्यूगो है। वह बताता है कि वह उससे मिलने का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। हैरान होकर वह पूछती है कि वह कौन है। ह्यूगो बस कहता है, एक दोस्त। वह आगे कहता है कि उसे पता होना चाहिए कि वह कौन है। मार्गरेट कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है और वह बहुत डरी हुई है। ह्यूगो उसे कहता है कि उन्हें उसकी मदद करने दे। वह बताता है कि वे उसके बारे में शुरू से जानते थे, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्होंने कांटेक्ट किया। अचानक मार्गरेट ह्यूगो से पूछती है कि 87322626 कौन है। ह्यूगो शांति से जवाब देता है कि वह जानती है। डैनियल केल्नर। मार्गरेट धीरे से फुसफुसाती है। ह्यूगो उससे अपने दिल की बात सुनने को कहता है और जिस तरफ उसका मन करे उस तरफ जाने की सलाह देता है। कॉल काटने से पहले वह उसे फ़ोन तोड़ने को कहता है ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। मार्गरेट पूछती है कि वह बाद में उसे कैसे ढूंढेगा। ह्यूगो बस कहता है कि उसे यकीन है कि वह उन्हें ढूंढ लेगी। मार्गरेट तुरंत फ़ोन कार की खिड़की से बाहर फेंक देती है और जैक्सन से फ़ोन पर गाड़ी चढ़ाने को कहती है। फिर मार्गरेट उसे नॉर्थ की तरफ गाड़ी चलाने को कहती है। हैरान होकर जैक्सन पूछता है कि क्यों। वह कहती है कि डैनियल वहीं है। डैनियल ह्यूगो से कांटेक्ट करता है। ह्यूगो उससे अपना भेजा हुआ वीडियो देखने को कहता है। वह कहता है कि यह वही लड़की है जिसका वे इंतज़ार कर रहे थे। ह्यूगो समझाता है कि वे इसे समझ नहीं पाए क्योंकि यह इंग्लिश में नहीं था। डैनियल हंसता है और बताता है कि वह असल में इंग्लिश ही थी। ह्यूगो फिर डैनियल से कहता है कि वह अगली सुबह उसे कैंसस सिटी ले जाने के लिए गाड़ी भेजेगा और उसे रात के लिए एक लोकल मोटल में रुकने को कहता है। तो इस बीच नोआ जेन के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। नोआ अचानक उसके सामने आता है। वह उससे नॉर्मल तरीके से बात करता है और उसकी लोकेशन पूछता है। जेन कसकर क्रॉस पकड़ लेती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ है। जैसे ही जेन क्रॉस को और कसकर पकड़ती है, वह नोआ के मेंटल कनेक्शन को तोड़ देती है। एजेंट देखते हैं कि नोआ की हार्ट बीट और सोडियम लेवल तेज़ी से बढ़ रहा है। वे उसे रुकने को कहते हैं, लेकिन नोआ फिर से कनेक्शन बना लेता है। इस बार वह सख्ती से जेन से पूछता है कि वह कल रात कहाँ थी। वह जवाब देती है, सेंट क्लारा मॉनेस्ट्री। फिर वह पूछता है कि क्या वे रास्ते में किसी साइन बोर्ड से गुजरे थे।
वह पूछता है कि और क्या दिखा था। एक नदी। जेन के जवाबों की मदद से एजेंट डैनियल की लोकेशन एक पुराने फार्म हाउस में ट्रेस कर लेते हैं। नोआ तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए टीम भेजता है। वह जेन से एक फेवर मांगता है। अगर उसके एजेंट डैनियल को नहीं मार पाते तो उसे खुद डैनियल को मारना होगा, क्योंकि दुनिया इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जेन फिर से कनेक्शन तोड़ देती है, लेकिन नोआ दोबारा उसके दिमाग पर कब्जा करके उसे चाकू उठाने पर मजबूर कर देता है। उसी वक्त मार्गरेट को एहसास होता है कि डैनियल खतरे में है। वह तुरंत जैक्सन से फ़ोन मांगती है। मार्गरेट डैनियल को फ़ोन करके अलर्ट करती है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है और वे उसे मारने आ रहे हैं। डैनियल देखता है कि वॉर्डेक्स एजेंटों ने फार्म हाउस को घेर लिया है। तुरंत दिमाग चलाते हुए वह एजेंटों की एक कार में बैठता है और उसे सीधे घर में दे मारता है। वह जल्दी से जेन को कार में बिठाता है और तेज़ी से गाड़ी भगाता है। कई वॉर्डेक्स गाड़ियां उनके पीछे लग जाती हैं। पीछा करने के दौरान नोआ फिर से जेन के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उसे डैनियल पर चाकू से वार करने को कहता है। जैसे ही वह हमला करने वाली होती है, पीछे से एक गाड़ी उनकी कार से टकराती है, जिससे चाकू उसके हाथ से छूट जाता है। जेन का हाथ चाकू पर जा गिरता है और ज़बरदस्त दर्द की वजह से नोआ का कंट्रोल टूट जाता है। एक एजेंट डिवाइस उठाता है, लेकिन वह तुरंत बेहोश हो जाता है। दूसरा एजेंट उसे उठाता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। इसके बाद एजेंट डैनियल और जेन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। जेन डैनियल पर हमला करने के लिए माफ़ी मांगती है। डैनियल उसे संभालता है और कहता है कि वह जानता था कि नोआ ही उसे कंट्रोल कर रहा था। आखिरकार वे एक बंद रास्ते पर पहुंच जाते हैं। डैनियल जेन का हाथ पकड़कर भागने को कहता है, लेकिन वह उसे रोक देती है। इसके बजाय वह रेस एक्सीलेटर पर एक पत्थर रख देती है, जिससे खाली कार पानी में जा गिरती है और ऐसा लगता है जैसे वे दोनों कार समेत डूब गए। कुछ देर बाद मार्गरेट और जैक्सन एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहां डरे हुए लोग राशन जमा कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का डर फैला हुआ है। मार्गरेट कहती है कि उन्हें डैनियल को ढूंढना होगा। जैक्सन कहता है कि उन्हें अस्पताल वापस जाना चाहिए। जैक्सन दुकान के अंदर जाकर डॉक्टर को फ़ोन करता है और बताता है कि मार्गरेट की हालत बिगड़ रही है और वह उसे जल्द ही वापस लाएगा। कुछ मिनट बाद जब जैक्सन बाहर आता है तो देखता है कि मार्गरेट गायब है। उस रात डैनियल और जेन एक मोटल में रुकते हैं। डैनियल ह्यूगो से पूछता है कि उसे कैंसस सिटी क्यों जाना है, लेकिन ह्यूगो चुप रहता है। डैनियल फिर मानता है कि उसे अजीब बातें याद आ रही हैं। जानवर उसे घूर रहे हैं और वह चाहकर भी नज़रें नहीं हटा पा रहा। वह कहता है कि बचपन की कुछ यादें गायब हैं जो उसे डराती हैं। ह्यूगो उसे दिलासा देता है कि सब ठीक होगा। वह डैनियल को अगली सुबह के CXE न्यूज़ स्टेशन जाने को कहता है। इस डर से कि नोआ फिर से जेन को कंट्रोल न कर ले, डैनियल ऐसी हर चीज़ हटा देता है जिससे उनकी लोकेशन का पता चले। जेन को ह्यूगो की भेजी रिकॉर्डिंग सुनाता है। जेन कहती है कि यह सब बकवास है, लेकिन डैनियल कहता है कि वह इसे अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि यह एक तरह का मैथ्स खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता है। फिर जेन डैनियल से उसे बांध देने को कहती है ताकि वह उसे नुकसान न पहुंचा सके। डैनियल भारी मन से मान जाता है। आधी रात को नोआ जेन के दिमाग को कंट्रोल करके मोटल का नाम पता कर लेता है। थोड़ी देर बाद सेंटियागो उन्हें लेने पहुंचता है, लेकिन मोटल के बाहर वॉर्डेक्स की गाड़ियों को देखकर वह चुपचाप निकल जाता है। डैनियल जेन को जगाता है और बताता है कि वे पकड़े गए हैं। वह बाथरूम की खिड़की से उसे भगाने में मदद करता है, उसे डिवाइस देता है और कहता है कि इसकी हर हाल में हिफाजत करे। जेन साथ चलने की जिद करती है, लेकिन वह उसे जाने को कहता है। अगले ही पल वॉर्डेक्स एजेंट कमरे में घुस आते हैं और डैनियल को पकड़ लेते हैं। जेन जंगलों में छिप जाती है। डैनियल का बैग छानने के बाद एजेंटों को पता चलता है कि डिवाइस गायब है। वे पूछते हैं कि वह कहाँ है, लेकिन डैनियल बस मुस्कुरा देता है। डैनियल को एक सीक्रेट मिलिट्री बेस ले जाया जाता है। नोआ सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि उसने डिवाइस का क्या किया और ह्यूगो का असली प्लान क्या है। मार्गरेट डैनियल की लोकेशन ढूंढ लेती है। गेट पर एक एजेंट उसे रोकता है। मार्गरेट उसका नाम और ID नंबर सही बता देती है, जिससे एजेंट उसे अंदर जाने देता है। अंदर पहुंचकर मार्गरेट का सामना डैनियल से होता है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मार्गरेट नोआ को उसकी स्वर्गीय पत्नी जोसेलिन का चेहरा दिखाती है। बॉयड मार्गरेट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ उसे मना कर देता है और सब एजेंटों को पीछे हटने को कहता है। मार्गरेट फाइलों वाला बैग उठाती है और बाहर जाने लगती है। बॉयड रोअर एजेंटों को उन्हें रोकने को कहता है, लेकिन मार्गरेट अपनी पावर से एजेंटों का माइंड बदल देती है और वे चुपचाप उन्हें जाने देते हैं। हैरान होकर डैनियल पूछता है कि वह इन सब लोगों को कैसे जानती है। मार्गरेट कहती है, मैं नहीं जानती। बॉयड अपनी गन और चाबियां उठाकर उन्हें मारने निकल पड़ता है। गाड़ी में डैनियल पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। कैंसस सिटी, वह जवाब देती है। जब वह वजह पूछता है तो वह मानती है कि उसे नहीं पता। मार्गरेट फिर डैनियल से कहती है कि वह पहले जेल जा चुका है। चौंक कर वह पूछता है कि उसे कैसे पता।
वह बताती है कि किसी को भी देखते ही उसे उनकी लाइफ के पल और फीलिंग्स महसूस होने लगती हैं। वह डैनियल को बताती है कि इस वक्त उसके ज़ख्मी कंधे में बहुत दर्द हो रहा है और वह लेन जेन के बारे में सोच रहा है। मार्गरेट बताती है कि यह पावर उसे कल ही मिली जब एक चिड़िया उसकी खिड़की से अंदर आई थी। डैनियल पूछता है, क्या वह एक रेड बर्ड थी? हैरान होकर मार्गरेट पूछती है कि उसे कैसे पता। डैनियल बताता है कि जब वह 20 साल का था और कॉलेज में था तब उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है और जब आंख खोली तो खिड़की पर वही चिड़िया बैठी थी। उस दिन के बाद सब बदल गया। उसका दिमाग अपने आप मुश्किल से मुश्किल गणितीय पैटर्न हल करने लगा। मार्गरेट कहती है कि वह इस पावर से नफरत करता था क्योंकि इससे वह अकेला पड़ गया था जब तक कि वह जेन से नहीं मिला। डैनियल मुस्कुरा देता है। तभी बॉयड उन्हें पकड़ लेता है और उनकी कार को बार बार एक चलती ट्रेन की तरफ ठोकता है। उनकी कार ट्रेन में अटक जाती है। डैनियल कार से निकलकर ट्रेन की सीढ़ी पर कूद जाता है जबकि बॉयड उन पर गोलियां चला रहा होता है। ऐन वक्त पर मार्गरेट डैनियल का हाथ पकड़ती है और दोनों खींचकर ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। ट्रेन के अंदर मार्गरेट को पैनिक अटैक आता है। वह चिल्लाने लगती है कि उसे हाथ महसूस नहीं हो रहे और उसे भी अपने पिता की तरह पार्किंसन बीमारी हो रही है। डैनियल उसके हाथ पियानो के तारों पर रखकर उसे शांत कराता है। दूसरी तरफ ह्यूगो को एहसास होता है कि नोआ उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह तुरंत अपने एजेंटों को बाहर भेज देता है। नोआ तर्क देता है कि अगर डैनियल एलियंस की बात मान रहा है तो वह इंसानों के फायदे के लिए काम नहीं कर रहा। ह्यूगो मना करता है और समझाता है कि एलियंस इंसानियत और हमदर्दी को ज़रूरी मानते हैं जबकि इंसानों की नफरत उन्हें तबाही की तरफ ले जा रही है। गुस्से में नोआ पूछता है कि ह्यूगो इतने सालों से उससे झूठ कैसे बोल सकता है। ह्यूगो आराम से जवाब देता है कि उसने अपना आपा उसी वक्त खो दिया था जब नोआ की वाइफ की मौत हुई थी। नोआ कहता है कि अगर सच बाहर आया तो पूरी दुनिया का सिस्टम तबाह हो जाएगा। तभी दो एजेंट कुछ ज़रूरी खबर लेकर आते हैं। नोआ तुरंत 12 गायब कर्मचारियों की फाइलें निकालने को कहता है और उनके फ़ोन ट्रेस करने का हुक्म देता है। एक ढाबे पर जेन सिस्टर मोरा को फ़ोन करती है और पूछती है कि क्या भगवान सिर्फ इंसानों से प्यार करते हैं। मोरा उसे समझाती हैं कि इंसान धरती पर भगवान की सबसे बेहतरीन रचना है। जेन फिर पूछती है कि क्या दुनिया में और भी जीव हो सकते हैं। मोरा कहती हैं कि हाँ, क्योंकि भगवान इतना बड़ा ब्रह्मांड सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाते। डैनियल मार्गरेट से पूछता है कि क्या उसे बचपन की बातें याद हैं। मार्गरेट कहती है कि उसे 10 साल की उम्र से पहले का कुछ याद नहीं। तभी वे एक लोमड़ी को उन्हें घूरते हुए देखते हैं। उसी वक्त सेंटियागो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में ह्यूगो के एजेंटों के साथ पहुंचता है और उन्हें एक सीक्रेट गोदाम में ले जाता है। ह्यूगो डैनियल से बैग लेता है और मार्गरेट से पूछता है कि क्या वह उसे पहचानती है। वह हाँ कहती है और वहाँ खड़े हर एजेंट का नाम बताने लगती है। फिर वह हैरान होकर पूछती है कि गोदाम के अंदर उसके बचपन का घर क्यों बनाया गया है। मार्गरेट कहती है कि वह किसी के लिए कोई मसीहा नहीं बनना चाहती। वह अपने बचपन के कमरे में जाती है और ह्यूगो से पूछती है कि उसने ये सब क्यों बनाया। ह्यूगो समझाता है कि पुरानी यादों को याद करके ही उसे अपना असली मकसद समझ आएगा। वह बताता है कि जो ताकतें उसके अंदर छिपी थीं वे कल ही जागी हैं। डैनियल की ताकत 15 साल पहले जागी थी, लेकिन उन दोनों को एलियंस ने चुना था। डैनियल को मैथ्स का दिमाग दिया ताकि वह एलियंस की भाषा समझ सके और मार्गरेट को इमोशन समझने की पावर दी ताकि वह इंसानों को उनकी बात समझा सके। ह्यूगो उन्हें डिवाइस देता है और मार्गरेट से 10 साल पुरानी उस रात को याद करने को कहता है। मार्गरेट को याद आता है कि उसने अपना गाना गाया था और फिर एक हिरण, एक रेड बर्ड, एक लोमड्डी और एक रैकून उसके पास आए थे। डैनियल बच्ची मार्गरेट को उनके पीछे न जाने को चिल्लाता है, लेकिन ह्यूगो बताता है कि एलियंस सिर्फ जानवरों का रूप धर कर आए थे ताकि बच्ची डरे नहीं। मार्गरेट याद करती है कि वह उनका पीछा करते हुए एक घर में गई जहां जानवरों ने अपना असली एलियन रूप दिखाया। दोनों बच्चों को अचानक अलौकिक ताकतें मिल गई थीं। बाहर वॉर्डेक्स एजेंट गोदाम को घेर लेते हैं। मार्गरेट डिवाइस का इस्तेमाल करके घर और सभी लोगों को अदृश्य कर देती है। वह सबको धीरे धीरे और ध्यान से निकलने को कहती है। वे किसी तरह ट्रक तक पहुंचकर भाग निकलते हैं। थोड़ी देर में वे किसी एक सी न्यूज़ स्टेशन पहुंचते हैं। अंदर टीवी पर खबर चल रही है कि वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ गया है। मार्गरेट क्ले से मिलती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे मना लेती है कि वह उसे एंकर डेस्क से लाइव रिपोर्ट देने दे। डैनियल कंट्रोल रूम की तरफ जाता है और हार्ड ड्राइव का डेटा ब्रॉडकास्ट सिस्टम में कॉपी करने लगता है। बाहर नोआ की टीम स्टेशन का मेन पावर सप्लाई और जनरेटर उड़ा देती है, जिससे अंधेरा छा जाता है, लेकिन इमरजेंसी बैकअप तुरंत चालू हो जाता है। तभी जेन भी न्यूज़ स्टेशन पहुंचती है और मार्गरेट को डिवाइस सौंपकर सच बताने को कहती है। मार्गरेट डिवाइस से बिजली वापस ले आती है। नोआ चुपचाप बैठ जाता है जबकि बॉयड गुस्से में वहां से चला जाता है।
मार्गरेट अपना लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करती है और इसे डिक्लोजर डे का नाम देती है। वह 1947 के रोजवेल हादसे का सच सामने लाती है और बताती है कि कैसे एलियंस पर सालों से सीक्रेट टेस्ट किए जा रहे थे। डैनियल कंट्रोल रूम से फीड को ग्लोबल नेटवर्क पर सेट कर देता है, जिससे पूरी दुनिया में यह लाइव चलने लगता है। ह्यूगो फिर इनविवो 17 एलियन को सामने लाता है। एलियन अपनी भाषा में बोलता है और डैनियल उसे ट्रांसलेट करके मार्गरेट को बताता है। End story.